हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लिए लगातार हम भारतीय इतिहास से वीडियोस कवर करा रहे हैं। तो आज हिस्ट्री में एक विशेष टॉपिक शामिल किया गया है आप लोगों के लिए। टॉपिक रहेगा मौर्य काल। इस मौर्य काल से रिलेटेड सभी MCQ क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आप लोगों को कवर कराएंगे, जैसे आप लोगों से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं। तो सभी MCQ शामिल किए गए हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मौर्य काल कितने टाइम से कितने टाइम तक चला था। तो याद रखिएगा 322 BC से लेके यानी ईसा पूर्व से लेके 185 BC तक जो टाइम रहा था वो मौर्य काल से ही रिलेटेड रहा था। मौर्य जो काल था, जिसे हम लोग दूसरे लहजे में मौर्य वंश भी बोल सकते हैं, तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था ना, वो था चंद्रगुप्त, है ना। चंद्रगुप्त इस वंश का संस्थापक था। इस चंद्रगुप्त का जो जन्म हुआ था वो 345 BC में हुआ था। थोड़े काम की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, है ना। चंद्रगुप्त के बाद में कौन आया? तो देखिए, चंद्रगुप्त के बाद में बिंदुसार, बिंदुसार के बाद में अशोक, है ना। इस प्रकार से जो क्रम था वो जारी रहा था। क्लियर हो गया? चलिए, जो जस्टिन था ना, जस्टिन था, है ना। तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स के नाम से नवाजा था, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। तो जस्टिन ने तो कहा था सैंड्रोकोट्स, लेकिन इसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से कर दी। तो यहाँ तक जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों को दे दी है, और हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही यहाँ आप लोगों को जितने भी इम्पोर्टेंट मतलब जो फैक्ट होंगे वो आप लोगों को बता के चलूँगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। सबसे पहला सवाल है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ये चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अच्छा, इसके अन्य नाम क्या क्या थे? तो जो चाणक्य था इसे हम लोग कौटिल्य भी बोलते थे। देखिए, हम लोग क्या बोलते थे, उस समय के लोग बोलते थे कौटिल्य, है ना। हम तो वर्तमान में हैं कौटिल्य, और एक नाम था इसका विष्णुगुप्त, है ना। विष्णुगुप्त। अब आप लोग पहचानिए कि कौन सा यहाँ पे दे रखा है। तो कौटिल्य तो है नहीं, लेकिन विष्णुगुप्त दे रखा है। इस प्रकार से चाणक्य के अन्य नाम के लिए बी विकल्प बिल्कुल सही साबित हो जाएगा। अच्छा, जो आप लोग का घनानंद था, नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। तो घनानंद को हराने में चाणक्य अर्थात कौटिल्य अर्थात विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बन गया था चाणक्य, है ना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक है। चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक इसी ने लिखी है। आप लोगों से पूछेगा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य ने। अच्छा, ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है ये किससे संबंधित है? तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ये राजनीति से संबंधित पुस्तक है, राजनीति से, है ना। याद रखिएगा। आप लोगों से पूछे चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 322 BC में, 322 BC में चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठा था। अच्छा, ये चंद्रगुप्त मौर्य था किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। ये भी आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, चंद्रगुप्त ने अपना जो अंतिम समय है ये कहाँ पे गुजारा था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय जो गुजारा था वो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में गुजारा था। श्रवण बेलगोला में गुजारा था। बेलगोला यहाँ पे गुजारा था अपना अंतिम समय। दूसरी चीज यहाँ से और आप लोगों को याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेल्यूकस निकेटर को इसने कब हराया था? 305 BC में इसने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर ने इसके बदले में अपनी पुत्री, है ना, उनकी पुत्री का नाम था कार्नेलिया। कार्नेलिया। तो उस कार्नेलिया का विवाह जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कर दिया था, है ना। और यहाँ जो संधि शर्तों के साथ में 4 प्रांत दे दिए थे, काबुल, कांधार, हेरात और मकरान, ये चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। कार्नेलिया का विवाह कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। अच्छा, जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसने किससे दीक्षा ली थी? जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसने जैनी गुरु, तो जैनी गुरु थे भद्रबाहु, है ना। तो भद्रबाहु के द्वारा इन्होंने शिक्षा जो है वो ग्रहण की थी, दीक्षा ग्रहण की थी, याद रखिएगा।
अच्छा, जो सेल्यूकस निकेटर था, आप लोगों से पूछेगा मैगस्थनीज किसका राजदूत था, तो मैगस्थनीज था, है ना, मैगस्थनीज, जिसकी पुस्तक है इंडिका, है ना, तो मैगस्थनीज तो जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, जो किसके दरबार में रहता था, सेल्यूकस निकेटर किसके दरबार में रहता था, तो ये सेल्यूकस निकेटर जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, है ना, याद रखिएगा। मैगस्थनीज की पुस्तक जो है वो इंडिका है। क्लियर हुआ। चलिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो बतानी जरूरी है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है, सवाल नंबर 2। तो याद रखिएगा वो तुलना की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। नेक्स्ट देखिए, वह शासक कौन सा था जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। तो अपने भाई सुसीम की जो हत्या की थी वो किसने की थी, तो याद रखिएगा वो किसी सम्राट अशोक ने। ये जो सम्राट अशोक था ये एक महान शासक था। अशोक की माता का नाम पूछता है, तो अशोक की माता का नाम था शुभ्रदांगी। शुभ्रदांगी इसकी माता का नाम था। ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों को याद रखना है ये किसका उत्तराधिकारी था। देखिए मैं आप लोगों को बता के जरूर, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ बिंदुसार, और बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ था अशोक महान। यानी इसके बाप का नाम क्या था, तो इसके बाप यानी अशोक के बाप का नाम था बिंदुसार, ये उसी का उत्तराधिकारी था। जो अशोक था ये 269 बीसी में, है ना, 269 बीसी में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था, अवंती का राज्यपाल था, याद रखिएगा। अच्छा, एक और चीज यहाँ आप लोगों को याद रखनी है, वो कौन से अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक ही मिलता है, तो वो मास्की, ये दोनों अभिलेख पूछे गए हैं, एक मास्की और एक गुर्जरा। गुर्जरा, इन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। लेकिन आप लोग अगर पूछे पुराणों में, है ना, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है, तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, ये याद रखिएगा। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध लड़ा था, जो कि सबसे चर्चित युद्ध रहा। 261 बीसी में इसने ये युद्ध लड़ा, है ना, कलिंग का युद्ध, और राजधानी तोसाली पर इसने अधिकार कर लिया था। तो ये 8वें वर्ष लड़ा था, 8वें वर्ष अभिषेक के 261 बीसी में, बहुत बढ़िया ये थी। और इसके बाद अशोक ने कबीना युद्ध करने का प्रण भी कर लिया था। क्लियर हो गया। अच्छा, तो आप लोग एक चीज और याद रखिएगा, अशोक ने किस से दीक्षा ली थी, तो अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु था जिससे बौद्ध धर्म की दीक्षा इसने ली थी, है ना। अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोंपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। क्लियर हो गया। अशोक के शिलालेखों की संख्या पूछी जाती है, 14 है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे आइए अगले सवाल पे। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन सी थी, ये पली लिखा हुआ लेकिन पत्नी, वह पत्नी कौन सी थी जिसने उसे सर्वाधिक प्रभावित किया था, है ना। तो वो जो पत्नी थी वो थी कारुवाकी। कारुवाकी इसकी वो पत्नी थी जिसने इसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। क्लियर। अगले सवाल पे आ जाइए। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है, तो किस प्राकृत का प्रयोग किया, एक रूपता से, तो वो अर्धमागधी का प्रयोग किया, इसलिए 5वां नंबर का ए विकल्प सही हो जाएगा। 6ठे नंबर सवाल पे आ जाओ। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां पे भेजा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा तक्षशिला, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को वहीं पे भेजा था। अब जब बिंदुसार था इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, है ना। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई, तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 बीसी में हुई थी, 298 बीसी में।
है ना, कहाँ पे, श्रवण बेलगोला में। और उपवास के दौरान यानी व्रत रखते हुए उपवास के दौरान इसकी जो मृत्यु है वो हो गई थी 298 बीसी में, है ना। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए थे, याद रखो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई 298 में और इसी वक्त उसका पुत्र था बिंदुसार, जो कि 298 बीसी में ही, है ना, मगध की गद्दी पर बैठ गया था। अच्छा, आप लोगों से पूछेगा अमित्र घात किसे कहा जाता था? अमित्र घात, तो अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को ही जाना जाता था। अमित्र घात का मतलब होता है, अर्थ होता है शत्रु विनाशक, यानी शत्रु का विनाशक। शत्रु विनाशक अमित्र घात का जो अर्थ है वो होता है। ठीक है, बिंदुसार से आप लोगों से रिलेटेड और क्वेश्चन भी पूछ सकता है। वो किस टाइप से पूछ सकता है? बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, आजीवक संप्रदाय का। लिख लो जरा, है ना। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार, है ना, या वारीसार कहा गया है। वारीसार कहा गया, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन के नाम से जाना गया है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग याद रखिएगा। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, जो कि सिंधु एवं झेलम नदी के बीच, है ना, में 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था, है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। तो आप लोगों से पूछेगा बिंदुसार को बौद्ध विद्वानों ने कितने राज्यों का विजेता बताया? 16 राज्यों का विजेता बताया था। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी था? तो देखिए, अशोक को देव नाम प्रियदर्शी के नाम से जानते थे, इसलिए 7वें नंबर में ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए 8 नंबर पर, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? है ना, गुप्त, कुषाण, कर्ण। अगर आपसे पूछे, एसएससी एग्जाम 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो प्राचीनतम राजवंश था मौर्य। संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जो कौटिल्य चाणक्य था वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। बी विकल्प राइट हो जाएगा। 10वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को स्वीकार किया? तो कलिंग विजय के उपरांत, क्योंकि 261 बीसी में इसने कलिंग पर जो विजय है वो प्राप्त कर ली थी, और उसके बाद में ये बौद्ध धर्म ग्रंथ, मतलब बौद्ध धर्म इसने जो है वो धारण कर लिया था, है ना। और किससे? उपगुप्त से दीक्षा ली थी। उपगुप्त से, ये भी पूछ सकता है, उपगुप्त से दीक्षा ली थी इन्होंने बौद्ध धर्म की। आगे आइए। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से भूमिका निभाई थी या फिर मदद की थी? तो उसके शासन के विस्तार में उनके प्रधानमंत्री रहे चाणक्य, जिसके अन्य नाम मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, है ना। तो इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी इसमें। आगे बढ़ते हैं। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची, तो सांची में आप लोग को पता है कि स्तूप है ना। तो ये किस कला तथा मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्धकालीन कलाओं का निरूपण करता है, इसलिए 12 नंबर के लिए सही आंसर हो जाएगा बी विकल्प। 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो जीवन के अंतिम दिन में श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी चंद्रगुप्त मौर्य की 298 बीसी में। तो इसलिए ए विकल्प ही बिल्कुल इस सवाल का सही हो जाएगा, क्योंकि जैन धर्म को अंतिम दिनों में इसने ही अपनाया था। आगे बढ़िए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहुत देर बाद ये क्वेश्चन आया। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की थी, याद रखिएगा। इसके बाद बिंदुसार के बाद में अशोक जो है वो आया था, है ना। चलिए इसके बाद में भी कोई आया तो बिल्कुल बता के चलूंगा आप लोगों को। आगे बढ़िए। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? जो वहाँ मुद्राएं चलती थीं, जैसे अब रुपया चलता है मुद्रा के रूप में, तो वहाँ पे पण चलता था मौर्य काल में। पण नामक जो मुद्रा है वो चलती थी। आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था?
कौन जो था वो मौर्य वंश का शासक नहीं था, है ना। तो देखिए आप लोग को स्पष्ट हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य भी, अशोक भी, बिंदुसार भी सभी थे, लेकिन अजात शत्रु नहीं था, है ना, अजात शत्रु। आगे आइए, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो अशोक का उत्तराधिकारी हुआ था वो कुणाल हुआ था, कुणाल। ए ऑप्शन आप लोग बिल्कुल सही मान लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा था थोड़े समय रुकिए, ये क्वेश्चन सामने ही आ रहा आप लोगों के। आगे आइए, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये पूछा जा चुकी है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, इसका लेखक है विशाख दत्त, है ना, विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। उपयोगी सवाल है। सवाल नंबर 19 पे आ जाइए, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है। अच्छा, जो मुद्रा राक्षस है वो किससे रिलेटेड है, तो आप लोग याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों, है ना, दुर्भी संधियों के बारे में इसमें जो उल्लेख है वो किया गया है, तो इसलिए ए नहीं होकर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहली बार जीते थे, इसलिए आप लोग इसका डी विकल्प बिल्कुल सही कर दीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है भाई। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। तो किसने की थी ये, तो ये याद रखिएगा, सम्राट अशोक ने, है ना। सहिष्णु, उदारता, करुणा, है ना, क्योंकि इसी ने युद्ध ना करने की कसम खाई थी, तो इसलिए और ए ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। तो अशोक के शिलालेख आप लोग बताइए कहाँ पे नहीं है। तो देखिए, गिरनार में भी है, कांधार में भी है, टोपरा में भी है, और यहीं पे नहीं है, पाटलिपुत्र में। अशोक के प्रमुख शिलालेख, है ना, कितने हैं, तो वो लगभग 14 शिलालेख हैं अशोक के। जो पहला शिलालेख है इसमें पशु बलि की निंदा है। दूसरे शिलालेख में अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरे शिलालेख में इसने राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत, है ना, दौरे पर जाएं। ठीक है, इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख भी है तीसरे वाले में। चौथे वाले में इस अभिलेख में भैरी घोष की जगह धम्म घोष की जो घोषणा है वो की गई है। पांचवें शिलालेख में, है ना, पांचवें शिलालेख में जो बात कही गई है वो धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी दी गई है। छठे शिलालेख में आत्म नियंत्रण की दीक्षा दी गई है। सातवें एवं आठवें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। नौवें शिलालेख में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वें शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। 11वें शिलालेख और 12वें शिलालेख में क्या कहा गया है, तो 11वें शिलालेख में बात जो कही गई है धम्म की, ये पूछ सकता है कि 11वें शिलालेख में या फिर धम्म की व्याख्या जो की गई है किस शिलालेख में, 11वें में। 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन, तो ये पूछेगा कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में, 13वें में, है ना, पूछ लेगा। अशोक के हृदय परिवर्तन की बात इसी में कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी मिलता है। 14वें शिलालेख ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है, 14वें शिलालेख के द्वारा अशोक के स्तंभ लेख भी हैं। तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या पूछी जाती है तो वो है 7। यही आप लोगों को बता के चलता हूँ। पहला है प्रयाग स्तंभ लेख, है ना, प्रयाग स्तंभ लेख याद रखो। तो यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था। दूसरा स्तंभ लेख है दिल्ली या फिर टोपरा स्तंभ लेख। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली में लाया गया था। जो तीसरा शिलालेख था दिल्ली मेरठ शिलालेख, है ना, दिल्ली मेरठ शिलालेख याद रखो। पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। जो चौथा स्तंभ लेख था वो था रामपुरवा अभिलेख। यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में की गई थी, है ना, और किसने की थी, तो इसकी जो खोज की थी कार्लायल ने की थी, कार्लायल के द्वारा की गई थी चौथे स्तंभ लेख की। पांचवा था और लोयरा, ठीक ना, पांचवा जो था वो था लौरिया स्तंभ लेख। लौरिया के साथ साथ में ले सकता है लौरिया अरे राज स्तंभ लेख।
ये चंपारण बिहार में है। छठा स्तंभ लेख था लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़, ये छठा स्तंभ लेख था। ये चंपारण बिहार में है। इस स्तंभ लेख पर मोर का चित्र बना है, तो ये पूछ लेगा कि इस पर मोर का चित्र बना हुआ है ना। तो ये 6 स्तंभ लेखों की जो संख्या है वो आप लोगों को बता दी। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है, तो ये पूछेगा कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है, तो 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख जो है वो है रुम्मनदेई अभिलेख, है ना। रुम्मनदेई अभिलेख ये सबसे छोटा अभिलेख है अशोक का। ये आप लोगों से पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ। सवाल नंबर 23 है, अर्थशास्त्र का लेखक किसका समकालीन था। तो देखिए अर्थशास्त्र का लेखक था कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। तो ये किसका था, चंद्रगुप्त मौर्य का ये प्रधानमंत्री था, इसलिए उसी के समकालीन था। तो 23 नंबर के लिए बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। आप देखिए 24वां नंबर क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो 24 नंबर क्वेश्चन, तो नंद वंश के बाद आए थे, वो आए थे मौर्य, याद रखो, है ना, मौर्य आए थे। आगे मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था, जल्दी जल्दी करा दूंगा आप लोगों को। तो तक्षशिला जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, ये मौर्य काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। आगे बढ़िए, मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो मैंने ऑलरेडी बताया था, मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है, जो कि विकल्प डी में दे रखा है। सवाल नंबर 27 पे आ जाइए, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है ना, विशेष रूप से वर्णन किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य का, तो विशाख दत्त, है ना, विशाख दत्त। अब ये विशाख दत्त किससे, मुद्रा राक्षस से संबंधित है। मुद्रा राक्षस इसी की रचना है, मुद्रा राक्षस, और उसी में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है विशाख दत्त के द्वारा। आ गया ये वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किसमें उपलब्ध है, तो याद रखिएगा इंडिका में उपलब्ध है, विकल्प सी सही है। आगे आते सवाल नंबर 29 पे, अशोक के शिलालेखों की जो प्रयुक्त भाषा है वो कौन सी है, तो वो भाषा जो है वो प्राकृत है, याद रखना, अशोक के शिलालेखों की जो भाषा है वो प्राकृत है। आगे आइए, निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्कन की जो विजय प्राप्त की थी तो वो किसने की थी, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त की थी, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। आगे आइए, मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। इंपॉर्टेंट सवाल, बीपीएससी एग्जाम 2004 में पूछा गया। मैगस्थनीज ने भारत के समाज को 7 भागों में श्रेणियों में डिवाइड किया था। 32, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। इंपॉर्टेंट सवाल, तो याद रखना उसने राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला है। कौटिल्य राजनीति से संबंधित है ना। आ गया ये, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था, तो कौन सा नहीं था, श्रीलंका वो क्षेत्र था जो कि अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। 34 नंबर, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, तो किस शासक ने सबसे पहले बनाया था, चंद्रगुप्त ने बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को। आ गया ये, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का मुख्यतः बना था, तो क्या बना था, है ना, मुख्यतः बना था, क्या बना था, जो महल बना हुआ था वो मुख्यतः किससे बना हुआ था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के है। तो याद रखना ये जो महल बना हुआ था लकड़ी का बना हुआ था, इसलिए ही चर्चित था। आगे नेक्स्ट, बराबर यानी कि गया जिला, जो मतलब गया जिला या बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, है ना। तो बराबर की जो गुफा हैं इनका जो उपयोग किया था आजीविकों ने किया था, है ना, आश्रय गृह के रूप में, ए विकल्प सही हो गया। आ गया ये सवाल नंबर 37, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम तक फैला हुआ था, तो किससे ये स्पष्ट हुआ है, रुद्रदामन या जूनागढ़ अभिलेख से ये प्राप्त होता है कि जो चंद्रगुप्त का प्रभाव था वो पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। आगे, केवल यह स्तंभ या केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो कौन से में बताया है, तो भाब्रू, है ना, भाब्रू स्तंभ में केवल वह स्तंभ है भाब्रू जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। 39 नंबर, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कर दीजिए। एक तरफ ऊपर दिया हुआ है सूची
है ना, और वो दूसरी तरफ उसका उपनाम दिया गया है कि किसे किस नाम से जानते थे। तो चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? तो चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा जाता था, यानी कि ए नंबर के लिए दूसरा। बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता था, अमित्र घात, यानी कि बी नंबर के लिए तीसरा हो गया, है ना। अशोक को क्या कहा जाता था? तो अशोक को कहा जाता था प्रियदर्शी, तो तीसरे वाले के लिए, सी वाले के लिए जो हो गया पहला हो गया, और डी वाले के लिए चौथा ही हो गया। चाणक्य विष्णुगुप्त को कहा जाता था। तो इस प्रकार से अगर इस हिसाब को लगा कर देखें तो सी विकल्प इसका बिल्कुल राइट बैठ जाएगा। आगे आ जाइए सवाल नंबर 40 पे। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। तो प्रथम भारतीय जो साम्राज्य स्थापित किया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। 41 नंबर सवाल। आगे देखिए, उत्तरांचल, ये उत्तराल लिखा हुआ है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो कौन सा शिलालेख है जो स्थित है उत्तरांचल में? तो वो कालसी, है ना, उत्तरांचल में भी कालसी में स्थित है। कालसी में अशोक मतलब उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में, याद रखो। आ जाइए 42 नंबर पे। सांची का स्तूप किसने बनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांची का एक स्तूप है जो कि सम्राट अशोक ने बनवाया था, इसलिए प्रसिद्ध है। ए विकल्प राइट है। अशोक ने शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज, है ना, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रीसेप था, जिसने 1837 में अशोक के शिलालेख को पढ़ने में जो कामयाबी है वो हासिल की थी। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है ना? तो अशोक के किस शिलालेख में है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में, है ना। याद रखना, क्षत्रियों का वर्णन है प्लस कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन इसी में कहा गया है, ठीक है। और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात भी इसी में है। 45 प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? जो मैगस्थनीज था वो भारत में किसके दरबार में आया था? तो बहुत अच्छे से पता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मैगस्थनीज की पुस्तक ही इंडिका। आगे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो मैंने आप लोगों को बताया था, सेल्यूकस जो निकेटर था इसको पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 में, इसलिए 46 का बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 261 बीसी में इसने युद्ध लड़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में ज़्यादा रहता था? तो अशोक राजा था जो जनता के संपर्क में सबसे ज़्यादा रहता था, बी विकल्प सही। आगे बढ़िए। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद में क्या किया था? तो इसने जो किया था, भारी रक्तपात को देखते हुए युद्ध की नीतियों को सदा के लिए त्याग दिया था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में लिखे गए हैं? तो याद रखना, जो भाषा है वो है प्राकृत और ब्राह्मी लिपि, तो इसलिए ए विकल्प सही हो जाएगा। प्राकृत जो है वो है भाषा और लिपि ब्राह्मी। किस ग्रंथ में अशोक मौर्य के लिए विरसल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो विरसव का किस ग्रंथ में प्रयोग किया गया है? तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल अर्थात निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? सवाल नंबर 51 में जरा बताओ। संस्कृति, कला व साहित्य का उन्होंने विकास किया था, बिल्कुल सही है ये बात। अच्छा, और बात मतलब सोने के सिक्के, तो देखिए सोने वाली जो सिक्के हैं उन्होंने नहीं चलाए थे। प्रांतीय विभाजन ये बिल्कुल इसने किया था। और यह जो हिंदू कुश तक साम्राज्य, तो हिंदू कुश तक साम्राज्य पहुंचाने का काम भी इन्होंने किया था। तो यानी कि इस सवाल के लिए सही आंसर आप लोग का जो जाएगा वो जाएगा डी ऑप्शन के लिए। केवल 1, 3 व 4 सही है, दूसरा गलत है। आगे आइए। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया, कारण, है ना, ये कारण है। तो कथन क्या है फिर? तो देखिए कथन ये है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। कारण, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, क्या इसलिए जोड़ा था? तो सवाल नंबर 52 में बताइए कि क्या कंडीशन जो है वो घटती हुई दिखाई देती है? तो ए और आर दोनों ही सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है, आर ए का सही व्याख्या करता है, इसलिए ए सही है। अशोक के जो शिलालेख यानी रॉक एडिट्स संगम राज्य के बारे में बताते हैं। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं वो कौन कौन से शिलालेख हैं? तो वो दूसरा एवं 13वां शिलालेख है।
दूसरा और 13वां शिलालेख बताता है संगम साम्राज्य के बारे में। आ गया ये कथन, और यहाँ देखिए कारण। अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की उपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण क्या है, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो क्या बात दोनों ही सही है? सवाल नंबर 54 में तो देखिए बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों ही सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है, इसलिए ए विकल्प सही हो जाएगा। ये बात दोनों सही कही है। निम्न में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम यानी कि अशोक का उल्लेख मिलता है? तो ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, मास्की और गुर्जरा में मिलता है ना। अशोक का नाम अशोक है ना, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश थी। तो बताइए कौन सी बात इसमें से गलत है? ये अखंड है, ये भी बात ठीक है। स्तंभों का सॉफ्ट सुंडाकार था, ये भी बात सही है। ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, देखिए यही बात इसमें गलत है। ये यूपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ 1997 में, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये बात गलत है, ये नहीं थे। 57 श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? 57 नंबर क्वेश्चन। तो श्रीनगर की जो स्थापना की थी वो अशोक ने ही की थी। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कराइए, है ना। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र, प्राची पूर्व, ये किस किस से संबंधित है ना। अच्छा, ये इनके जो प्रसिद्ध क्षेत्र हैं वो कौन कौन से, ये आप लोगों से पूछ सकता है। तो उत्तरापक्ष ये तक्षशिला है ना, तक्षशिला से रिलेटेड है। दक्षिणा पक्ष स्वर्ण नगरी से। अवंती राष्ट्र उज्जैनी को बोलते थे अवंती राष्ट्र, प्राची को ठीक ना पाटलिपुत्र बोलते थे, यानी कि ए नंबर के लिए पहला, बी के लिए दूसरा, यही इसमें सही हो जाएगा। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? 59 नंबर क्वेश्चन। तो याद रखिएगा वो ग्रंथ है आपका अर्थशास्त्र जिसमें आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है शूद्रों के लिए। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो बताइए सवाल नंबर 60। तो सही आंसर हो जाएगा अशोक ने दीक्षा ली थी उपगुप्त से, ऑप्शन सी। आगे आइए, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो सही आंसर हो जाएगा मैगस्थनीज ने ये लाइन बोली थी पाटलिपुत्र के लिए, पोलीब्रोथा। मौर्य काल में एग्रोनोमोई या एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सवाल नंबर 62। तो मौर्य काल में एग्रोनोमाई जो कहा जाता था वो सड़क निर्माण के अधिकारी थे जिसे कहा जाता था एग्रोनोमाई। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ये भी बढ़िया सवाल है। मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष के नाम से जानते थे, इसलिए 63 के लिए ए विकल्प सही हो जाएगा। सवाल नंबर 64 देखो, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो किस श्रीलंकाई शासक ने ये किया था? ठीक है ना, तो ये किया था तिस्स ने। तिस्स ने अपने आप को अशोक के अनुसार बनाने की जो कोशिश है, अनुरूप डालने की कोशिश जो थी वो की थी। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? सवाल नंबर 65। तो वो मिलता है परिशिष्ट पर्वन में, है ना, परिशिष्ट पर्वन में, है ना। ये एक जैन ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने की जो बात है वो कही जा रही है। अगला देखिए, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? उसमें शामिल था, है ना। तो कौन सा महीना था जिससे इनका राजकोषीय जो वर्ष है वो स्टार्ट होता था? वो जुलाई का महीना था और बोलते थे हिंदी कैलेंडर के अनुसार आषाढ़। तो आषाढ़ से स्टार्ट होता था मौर्यों का राजकोषीय वर्ष, है ना, याद रखना। 67 नंबर पे आ जाओ, निम्नलिखित में से किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया है? तो अशोक के शिलालेख में किस किस का उल्लेख किया गया है? तो देखिए पांडे का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल सही है, पांडे का जो ये उल्लेख किया गया है। केरल पुत्र का भी उल्लेख किया गया है, इसके साथ साथ में सत्यपुत्र का भी उल्लेख किया गया है, चोल का भी उल्लेख किया गया, ठीक है। चलिए, तो पल्लव वगैरह जो है इसने छोड़ दिया है, पल्लव वगैरह जो है छोड़ दिया, विष्णुकुंड छोड़ दिया है। तो इस प्रकार से 1, 3, 4 व 5, 1, 3, 4 व 5 यानी कि ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं एक एक। आगे आइए सवाल नंबर 68। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? जिससे अशोक के बारे में सबसे अच्छा पता लगेगा वो है अशोक के शिलालेख, जिनकी संख्या कितनी है? 14 है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या है 7। आगे आइए,
अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो कौन सी लिपि थी जो दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? 69 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा, वो लिपि थी ब्राह्मी लिपि। याद रखो, प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि। आगे आइए, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के याहर भी पाया गया, यानी बाहर भी पाया गया, उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया था? तो किस देश में मिला था? यह अफगानिस्तान में मिला था। ए ऑप्शन सही है। अलग देखिए, अत्यंत पॉलिश किए गए एक सम, है ना, अशोक स्तंभ लेख जिस पांडुरंचित वालुकाशम के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया था? तो मिर्जापुर के समीप चुनार की खानों से निकाला गया था। याद रखो। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह कथन किसने कहा था? तो भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, ये मैगस्थनीज की लाइन थी। डी ऑप्शन इसका राइट है। आगे 73 नंबर पे, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटीयोक्स फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का जो आग्रह था वो किया था? तो ये लाइन बिंदुसार की थी, है ना, बिंदुसार ने ये आग्रह किया था। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? सवाल नंबर 74। तो सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो है इसका 13वां शिलालेख। आगे आइए, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक का एक प्रांत का गवर्नर था, है ना। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था और इस प्रांत की जो पहचान थी वो किस नाम से की गई थी? तो कहाँ का गवर्नर था? 75 नंबर सवाल सही आंसर हो जाएगा, उज्जैन का गवर्नर था। अवंती का इसका पुराना नाम है। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो किस में घोषणा की थी? तो सही आंसर था पृथक कलिंग शिलालेख, है ना, पृथक कलिंग शिलालेख, जिसमें अशोक ने घोषणा की सारी प्रजा मेरी सारी जो मनुष्य है, सारी जो प्रजा है वो मेरे बच्चे हैं। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है? तो कौन सी घोषणा है? तो सवाल नंबर 77 में सही आंसर जाएगा कलिंग का पृथक शिलालेख, है ना। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय, चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम कर रहा हूँ या आप मेरे अंत्यशाला में रहूँ, जहाँ भी मैं रहूँ, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो ये किस अभिलेख से बात जो है वो मिलती है? तो ये मिलती है छठे अभिलेख से बात, कि कभी भी बुला सकते हो मुझे। निम्नलिखित में कौन अवरोही किलम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम जो है वो लिखा हुआ है? तो जिला स्तर के अधिकारी थे प्रादेशिक, राजुक और युक्तुक। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, विष्टि क्या है? तो याद रखना, विष्टि जो है वो एक बेगारी है। क्या है? बेगारी। बी विकल्प सही है विष्टि के लिए। 81, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो मौर्य काल में सीता से राजकीय भूमि से प्राप्त आय, उसे जानते थे सीता के नाम से। ठीक है, आ जाइए आगे। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो सबसे अच्छा जो नमूना प्राप्त होता है वो है स्तंभ, है ना, याद रखो। 83, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्यों में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो कहाँ से प्राप्त होता है? महाराजस्थान, बांग्लादेश या सोहगोरा उत्तर प्रदेश अभिलेखों से। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किससे भेजा? तो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु जो भेजा था वो संघमित्रा को भेजा था। याद रखना। अशोक के मनसेहरा जो कि पाकिस्तान में है एवं सहयास गढ़ी जो कि पाकिस्तान में ही है से प्राप्त वृद्ध शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया? तो जो लिपि थी वो थी खरोष्टी लिपि, जो इनमें प्रयोग की गई थी। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई, जिसमें ग्रीक और अरामाइक शामिल थी, इससे जो प्राप्त अभिलेख हैं वो प्राप्त किए गए हैं? तो कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? वो शेर कुना और कांधार से प्राप्त किए गए हैं। आ जाइए आगे 87 नंबर पे, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो जो अर्थशास्त्र है वो 15 अधिकरणों में विभाजित है।
अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे, तो सप्तांग में कौन कौन सा शामिल था? राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष, ये शामिल थे। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन जो तुर्मे था वो कहाँ का राजा था? तो ये राजा था मिस्र का। ए विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। किसके शासनकाल में डायमैक्स या जिसे डीमैक्स कहते थे ये भारत आया था? तो ये बिंदुसार के शासनकाल में डायमैक्स भारत आया था। 91 निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो मास्की गुर्जरा मैंने आप लोग को बताया था, इसमें अशोक का नाम अशोक जो है वो मिलता है। तो इससे रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों को कवर करा दिए हैं, है ना। अशोक के शिलालेखों की जो खोज हुई थी 1750 ईस्वी में जो की गई थी वो पादरेटी है ना पादरेटी फैलेंथर के द्वारा की गई थी खोज। इनकी संख्या 14 है। पढ़ा था सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रीसेप ने। ठीक है भैया, तो ये आप लोगों की जो वीडियो है लगभग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।